नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके बीच लेके आए हैं कक्षा 12 सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए हिंदी पद्य से 30 ऐसे सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड पेपर 2026 में यानी 18 फरवरी को 100% पूछा जाएगा। अगर आप इन 30 प्रश्न को एक बार देखकर पेपर देने जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो आपके बोर्ड पेपर में जो 5 नंबर में हिंदी पद्य से प्रश्न आता है, आप उन 5 प्रश्न को करके आएंगे। एक भी प्रश्न को आपको छोड़कर नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को देख लेते हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया, यानी आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल नाम किस लेखक ने दिया। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा हम आपको उन्हीं को बताएंगे, क्योंकि बिना टाइम को व्यस्त किए हम आपको जो राइट आंसर होगा उन्हीं को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल नाम दिया तो आपके कौन दिए? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल नाम दिया। अब देखिए, जो आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 2 है, आल्हा खंड का दूसरा नाम है, यानी आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है, यानी जो आल्हा खंड रचना है उसका दूसरा नाम क्या है। तो आपका है परमाल रासो। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाल रासो आल्हा खंड का दूसरा नाम है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है, आदिकाल की रचना नहीं है, यानी मतलब आदिकाल की रचना नहीं है इसमें पूछा गया है। तो देखिए, आदिकाल की रचना नहीं है वह आपका कौन है? मृगावती, क्योंकि मृगावती जो रचना है यह कुतुबन का है, इसलिए आदिकाल की रचना यह नहीं है। और आदिकाल की जो रचना है वह आपका है उक्त व्यक्ति प्रकरण, जयचंद्र प्रकाश और राहुल बेल, ये तीनों ही रचनाएं आदिकाल की रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, मृगावती। अब देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 4 है, रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल आदिकाल को कहा, मतलब आदिकाल जो है उसको वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, लेकिन वीरगाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आपके कौन है? वे आपके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को, मतलब वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए, जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, अमीर खुसरो कवि हैं, यानी जो अमीर खुसरो कवि हैं वे किस काल के कवि हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? आदिकाल के, यानी अमीर खुसरो जो कवि हैं वे आदिकाल के कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, आदिकाल के। अब देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है आपसे, आदिकाल के रचनाकार हैं, यानी आदिकाल के रचनाकार कौन हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख होगा, नरपति नाल जी आदिकाल के रचनाकार हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यानी पैदा नहीं हुआ कबीर जैसा। तो यह कथन किसका है, यानी यह कथन किसका है? तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो वह आपका होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यानी हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन, यानी यह किसने कहा है, मतलब यह जो बात है यह किसने कहा है? तो आपके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 8 है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कब हैं, यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं। तो वे आपके कौन हैं? तो वह आपके हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, कबीरदास। अब देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 10 है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे,
प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? तो बताइए किस लेखक का है? तो आप वह हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, इन्होंने ही कहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 10 है, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सूरदास। यानी कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 11 है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल के किस शाखा से है? यानी कि अष्टछाप कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा से आदि अष्टछाप के कवियों का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा से। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था, यानी जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनके बचपन का नाम क्या था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, राम बोला। क्योंकि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनके बचपन का नाम राम बोला था। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछ रहा है, सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है, यानी सुकर खेत नामक जो स्थान है, क्षेत्र है, वह किस कवि से है? तो वे आपके हैं तुलसीदास जी, यानी तुलसीदास जी के नाम से ही सुगर खेत नामक स्थान संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास से। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है, यानी कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है, आपको बताना है। तो आपके कौन है? वे आपके हैं लालदास, नाभादास, लालदास या नाभादास। ऑप्शन नंबर इसका घर राइट आंसर हो जाएगा कि यही नहीं है कृष्ण काव्य धारा के कवि। बाकी नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास ये सब कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा गया है, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यानी सबसे प्राचीनतम मतलब पुराना और प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपका है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। यही रचना सबसे प्रथम और पुराना महाकाव्य है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए रहेंगे, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग होगा, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। और बाकी प्री प्रवास आप लोग जानते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और पद्मावत आप लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की है, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा। और श्री रामचरितमानस आप लोग जानते हैं तुलसीदास जी की रचना है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। अब देखिए अगला प्रश्न है, तो देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? यानी जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी वह किस सन में हुई थी? या आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो चाहे जैसे आपसे पूछा जाए प्रश्न, लेकिन आपको उत्तर इसी प्रकार से देना है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपके हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इसकी स्थापना की थी, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन की स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है, प्रश्न नंबर 17 है, अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद रखना है। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था, यानी किस सन में किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख होगा, सन 1943 ईस्वी में अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 आपसे पूछा गया है, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? यानी इन सभी
रचनाओं में से आपको बताना है वह कौन सी रचना है जो आदिकाल की रचना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा बिसलदेव रासो ग्रंथ, यानी जो बिसलदेव रासो ग्रंथ रचना है यह आदिकाल की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ग होगा बिसलदेव रासो। और बाकी आंसू जो रचना है यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आंसू एक काव्य है और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जैसे झरना, लहर, प्रेम, पथिक, आंसू, कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है। तो इस प्रकार से आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो जाती है। बाकी जो पद्मावत है यह मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी भी कई रचनाएं लिखी हैं, जैसे पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा जैसी रचनाएं लिखी है। बाकी सूरदास जी की रचना सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, बिसलदेव रासो ग्रंथ रचना आदिकाल की है। अब देखिए आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है, रीतिकाल का दूसरा नाम है, यानी रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ख होगा, श्रृंगार काल को ही रीतिकाल का दूसरा नाम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, श्रृंगार काल। अब देखिए आपसे अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह आपका है प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से रीतकाल की कृति है, यानी आपको बताना है इन सभी रचनाओं में से, 4 रचनाओं में से वह कौन सी रचना है जो रीतकाल की कृति रचना है। तो आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर घ, बिहारी सतसई जो रचना है यह रीतकाल की कृति रचना है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर बिहारी सतसई। अब देखिए आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 21 है, बिहारी सतसई की भाषा है, यानी जो बिहारी सतसई रचना है वह किस भाषा में लिखा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका होगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा ही क्या है, बिहारी सतसई, मतलब बिहारी सतसई जो रचना लिखा गया है वह ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, ब्रज भाषा। अब देखिए जो आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर आपका 22 है, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं, यानी आपको बताना है इन 4 कवियों में से कौन से ऐसे कवि हैं जो छायावाद के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि हैं और मतलब प्रवर्तक कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी को आप लोग जानते ही हैं कि ये छायावाद के मतलब कवि हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा गया है, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको एकदम याद रखना है क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में छपा है एक प्रकार से। तो सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला। तो देखिए ये 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए रहेंगे और इसमें हालांकि 4 रचनाएं सुमित्रानंद पंत जी की ही है, लेकिन उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनकी किन रचनाओं पर मिला था। तो चितंबरा पर, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, चितंबरा पर सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बाकी ये तीनों रचनाएं ही सुमित्रानंद पंत जी की है। अब देखिए आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 24 है, छायावाद की विशेषता है, यानी आपको बताना है कि छायावाद की विशेषता क्या है। और आप लोग जानते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी कहे जाते हैं और छायावाद की विशेषता क्या है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, प्रकृति और चित्रण ही छायावाद की विशेषता है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति और चित्रण। अब देखिए आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर आपसे 25 पूछ रहा है, कामायनी व झरना किस युग की रचना है। आप लोग जानते हैं कामायनी एक महाकाव्य है जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो और झरना भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यह काव्य है। तो इस प्रकार से कामायनी व झरना जो रचनाएं हैं ये किस युग के हैं तो आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, छायावादी युग के रचना है कामायनी और झरना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ग होगा, छायावादी युग। अब देखिए आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा गया है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ यानी तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है यानी हुआ किस सन में हुआ। तो
इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख होगा। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। अब देखिए आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 27 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक के कवि हैं? तो आप इन चारों ऑप्शन को पढ़ के बताना है कि निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर का होगा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी तार सप्तक के कवि हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। अब देखिए आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो आपका है प्रश्न नंबर 28 है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ, यानी तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, सन 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। और ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछ रहा है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब, मतलब किस सन में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सन 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1959 ईस्वी में। अब देखिए आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 30 है, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? यानी आपको बताना है कि धर्मवीर भारती की कौन सी रचना है। तो चार ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, अंधा युग जो रचना है यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ग होगा, अंधा युग। बाकी अड़िमा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये जो जैसी रचनाएं सूर्यकांत पाटिल निराला जी की है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि अंधा युग कौन धर्मवीर भारती जी की रचना है। और बाकी आपको मैं दो और प्रश्न बता रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है चंद बरदाई की रचना है, आपको कमेंट करके बताना है, और विद्यापति कवि हैं, आपको कमेंट करके बताना है। आप जब बता पाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहे दोस्तों आपके लिए 30 ऐसे सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। बस आप इन 30 बहुविकल्पी प्रश्न को देखकर आप पेपर देने जाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपसे जो 5 प्रश्न पूछा जाता है हिंदी पद्य से, आप उन 5 प्रश्न को करके आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।